चलिए, नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी फिर डिस्कशन है स्टडी इन कनाडा के ऊपर, स्पेशली जो अभी वेबिनार रिसेंटली जो येस्टरडे 14 जुलाई को हुआ था, जो कि कैनेडियन एम्बेसी इंडिया के अंदर है जिसने ये करवाया था IRCC ने। उसके अंदर बहुत सारी कंप्रहेंसिव डिस्कशन चली हैं, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं, क्योंकि जो ये वेबिनार था इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेबिनार। अगर मैं जितने भी प्रीवियस वेबिनार को के साथ कंपेयर करता हूं, क्योंकि इस वेबिनार के अंदर उन्होंने हर एक चीज़ को क्लियर किया है जो हमारे डाउट थे हमारे कंसल्टेंटों के या हमारे स्टूडेंट्स के थे। जो प्रीवियस वेबिनार हुए हैं उसमें सिर्फ वो वहाँ की पॉलिसीज़ के बारे में ही डिस्कस करते थे कि क्या न्यू चेंजेस आने वाले हैं स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर या व्हाट्सएवर है, लेकिन इस वेबिनार के अंदर उन्होंने स्पेशली हर एक डाउट को क्लियर किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि मैंने कनाडा से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हैं और हर एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि कनाडा के कौन से ऐसे मेन रीज़न है जिसके कारण कैनेडियन जो एम्बेसी है, चाहे RCC या स्टूडेंट के वीज़ाज़ रिफ्यूज़ करती हैं। जिसके अंदर मैंने डिस्कस किया था बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब भी आपने स्टूडेंट वीज़ा अपना कनाडा का अप्लाई करना है तो आपने एटलीस्ट 4 to 6 मंथ बिफोर अप्लाई करना है अपना इनटेक स्टार्ट होने से पहले, ताकि जो डिसीजनिंग अथॉरिटी है वीज़ा ऑफिसर के पास सफिशेंट टाइम हो। इसके कारण भी बहुत सारी लॉट ऑफ रिफ्यूज़ल्स आई हैं, देखने को मिली हैं। तो वो भी वेबिनार के अंदर ये डिस्कशन हुई हैं जब भी आपने अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है। अभी भी स्टूडेंट्स के पीछे जिन बच्चों की अभी रिसेंटली रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं, क्योंकि लॉट ऑफ रिफ्यूज़ल्स मिली हैं सितंबर इनटेक में, उनके कंसल्टेंट उनके मगर पड़े हुए हैं। आपका सारा कुछ ठीक है, सिर्फ द्वारा ही आपका फॉर्म भर के पोर्टल के ऊपर अपलोड ही करना है सारा कुछ। तो आप अभी सितंबर इनटेक में अप्लाई कर लीजिए। उन बच्चों से स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशन है जिनके अभी रिसेंटली वीज़ाज़ रिफ्यूज़ड हुए हैं सितंबर इनटेक में, सितंबर अभी स्टार्ट नहीं हुआ, उनको अपना जो इनटेक डालना है जनवरी इनटेक के लिए ही वो अपनी एप्लीकेशन डालें इंस्टेड ऑफ सितंबर में डालेंगे, फिर आपको रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत सारी वीडियो में अर्लियर ये डिस्कस किया है। मेडिकल के ऊपर भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने ये भी पहले भी डिस्कस किया अपनी वीडियोज़ के ऊपर, मेडिकल का क्या इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, जो हम अपनी गलतियाँ करते हैं। अभी चाहे आप PR की फ़ाइल लेकर चलिए, चाहे आप टूरिस्ट वीज़ा जिसको हम TRV कहते हैं, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा डाल रहे हैं, अगर एप्लीकेंट की एज मोर देन 60 ईयर्स की है, तो जो हमारी IRCC है उन एप्लीकेंट को मेडिकल का कहती है जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा देते हैं। PR के केस में भी ऐसी है, जब आप PR का अपना केस डालते हैं, डालने के बाद जब सारी वेरिफिकेशन हो जाती है उसके बाद ही IRCC कहती हैं आपको, एप्लीकेंट को रिक्वेस्ट करती है कि अभी आप अपना मेडिकल भेजें। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जितने भी अपने केसेस अप्लाई कर रहे हैं उसमें अनफ्रंट मेडिकल लगाकर ही बच्चों का केस अप्लाई करते हैं। उसके कारण क्या हो रहा है, आपकी जो फाइलें हैं वो नॉन SDS में कंसिडर हो रही हैं, वो भी एक रिजेक्शन का कारण है। अभी मैं आपको इसमें सुजेस्ट कर देता हूँ, जब भी आपने अपना स्टूडेंट वीज़ा कनाडा का डालना है तो फ्रंट मेडिकल को अवॉइड करें, जो साथ में ही लगा देते हैं। आपने मेडिकल तब करवाना है जब IRCC आपको IME नंबर भेजती है, कहती है आपको कि अभी आप अपना मेडिकल अपलोड करें। जब वो नंबर आ जाए उसके बाद आप अपलोड करते हैं तो आपके केस में एडवांटेज आ सकता है, वेटेज मिल सकती है। ये भी एक ब्लंडर कर रहे हैं, क्योंकि दड़ हम एप्लीकेशन अपलोड करके लगा को भेज दीजिए, अभी उनके ऊपर छोड़ दिया है। तो ये भी चीज़ आपने रखनी है। दूसरा, जिन लोगों के मेडिकल एक्सपायर्ड हो जाते हैं, ये 1 साल तक वैलिड होता है, लेकिन उन्होंने ट्रैवल नहीं किया, तो उनकी जो GC की है उसके ऊपर जो उसका वीज़ा है वो डीएक्टिव हो जाता है ऑटोमेटिकली। उन्होंने अपने सिस्टम के ऊपर रखा हुआ है ये सिस्टम, और आप ट्रैवल कर लेते हैं, वीज़ा डीएक्टिव है, आपको डेपोटेशन का फेस करनी पड़ती है वहाँ से। ऐसे केसेस भी हमारे पास आए हैं, सर मुझे वहाँ से डिपोर्ट कर दिया। तो आपकी GC की ऑलवेज आपके पास हो। हमने फिर बताया क्राउन इमिग्रेशन आपका जब भी GC की क्रिएट करता है तो आपको उसका लॉगिन एंड पासवर्ड प्रोवाइड कर देती है कि आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं, क्या मेडिकल अपडेट हुआ, क्या आपके बायोमेट्रिक अपडेट हुए, क्या
मेरा वीज़ा स्टेटस एक्टिव है या डीएक्टिव है। तो अगर आपका मेडिकल हुए 1 साल हो चुका है तो आपने अपना न्यू मेडिकल अपडेट करना है। वो ये नहीं है कि अभी मेडिकल करा के उसको फिर वेब फॉर्म के ऊपर उसको अपलोड करना है। इसको ई मेडिकल कहते हैं। ई मेडिकल ऑटोमेटिकली ही आपके जीसीकी के ऊपर अपडेट हो जाता है कुछ टाइम के बाद, 1 हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद, क्योंकि जो मेडिकल अथॉरिटी है यहाँ से आप मेडिकल करवाते हैं वो डायरेक्टली रिस्पेक्टिव एम्बेसीज को भेज देती है आपकी मेडिकल की कंफर्मेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस थे और इवन हमें कॉल्स भी आती थी कि सर मैंने फ़ाइल ऑलरेडी सबमिट की हुई है एम्बेसी के अंदर, मेरा IELTS एक्सपायर्ड हो चुका है। एक ये क्वेश्चन था। दूसरा, सर मेरा वीज़ा आ चुका है, मेरा IELTS ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुका है बट मैंने ट्रैवल नहीं किया, इंडिया के अंदर हूँ, तो क्या हमें अपना नया IELTS करके ही कनाडा में ट्रैवल करना पड़ेगा या हमें जो अपना IELTS करके अपना वेब फॉर्म के ऊपर उसको अपडेट करना पड़ेगा जिनका एक्सपायर्ड हो चुका है? उनके लिए IRCC ने क्लियर कर दिया है अपने ये वेबिनार के अंदर कि उन बच्चों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनका वीज़ा आ चुका है, एक्सपायर्ड IELTS के साथ वो ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगर आपने अपनी फ़ाइल ऑलरेडी एम्बेसी के अंदर सबमिट करवा दी हुई है, आपका IELTS ऑलरेडी एक्सपायर्ड है, तब भी आपकी फ़ाइल को कंसिडर किया जाएगा। डिपेंड है आपके केस ऑफिसर के ऊपर। अगर वो कहता है कि आप अपना IELTS दोबारा प्रोवाइड करो तो वो आपको सफिशिएंट टाइम देगा 3 महीने का, तो तब आपने वो प्रोवाइड करना है। ये भी उस वेबिनार के अंदर क्लियर हो चुका है। SOP इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके ऊपर बहुत कंप्रहेंसिव डिस्कशन रही है इस वेबिनार के अंदर। हम लोग कॉपी पेस्ट करके SOP बनाते हैं, उसके अंदर बस कारण क्या है कि लॉट ऑफ केसेस है हर कंसल्टेंट के अंदर और हॉट प्रोडक्ट है कनाडा स्टडी का, तो कोशिश रहती है, प्रेशर होता है आपके काउंसलर के ऊपर, आपके फाइलिंग पर्सन के पास कि यार अपलोड करो इसको कॉपी पेस्ट करके। तो उन्होंने उसमें क्लियर कर दिया कि हम जितने भी डिसीजन देते हैं, इधर आपका कवरिंग लेटर लगा हुआ है जिसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन की हो, जहां आपने अपनी SOP लगाई हो, जिसके अंदर आपका कोई गैप है, अगर आप ओवर एज स्टूडेंट हैं, आपकी इंटेंशंस क्या है वहाँ जाने की, उसकी क्लियर स्पेसिफिकेशन चीज़ें लिखी हो, इवन अपने फंडिंग्स के बारे में, इवन आपकी जो एकेडमिक बैकग्राउंड है उसके परसेंटेज व्हाट्सएवर है, दैट शुड बी एलेबोरेटेड इन योर SOP। तो उसको देखने के बाद ही कहते हैं हम डिसीजन देंगे। इसके अंदर मैं और बता दूं, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, बट ये इसको भी उन्होंने टच किया है। अगर आपकी स्टडी 2 साल की है तो ये ऐसी यहाँ पर हम खलवा देते हैं 1 साल की फ़ीस दे देते हैं। नेक्स्ट ईयर के फंड्स के बारे में भी SOP के अंदर आपने ज़रूर टच करना है, उसके एविडेंसेस भी लगाने हैं कि नेक्स्ट ईयर की फ़ीस कहाँ से जनरेट करेंगे। तो उन डॉक्यूमेंटों को भी आपने साथ में लगाना है जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है। इस वेबिनार की पूरी मैंने रिकॉर्डिंग रखी हुई है। आप जितनी भी वीडियोस देख लो इस वेबिनार के अंदर, बहुत सारे कंसल्टेंटों ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश की है अपने अपने चैनलों के माध्यम से। बट इसके अंदर मैंने इसकी रिकॉर्डिंग क्यों रखी है? क्योंकि इस वेबिनार को बीइंग ए एविडेंस मैं यूज़ करूँगा। अगर आपका कल वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है ड्यू टू सम रीजंस के कारण, तो जो पॉइंट उन्होंने इस वेबिनार के अंदर क्लियर किए हैं, उन वेबिनार्स को मैं जब रीअप्लाई करूंगा, दैट वी शुड कोट इन द कवरिंग लेटर। जब मैं रीअप्लाई करूंगा कि आपने उस वेबिनार को जो इतनी तारीख को हुआ था उसमें ये चीज़ें डिस्कस की थी, इवन दैट मैं सारी की सारी एलिजिबिलिटी फुल कर रहा हूँ, तो इवन मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, ऐसी चीज़ें हम कोट करेंगे अगर हमारे पास कोई रिफ्यूज़ल केस आता है। अभी इस वेबिनार के अंदर कुछ बच्चों ने, कुछ कंसल्टेंटों ने ये भी पूछा, सर PPR की रिक्वेस्ट बहुत कम आ रही हैं, बहुत सारे रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं। तो उन्होंने ये बताया कि PPR जो पासपोर्ट की जो स्टैंपिंग है उसको हम फेस मैनर में कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत सारे PPR की रिक्वेस्ट आएगी, वीज़ा आने की संभावना है। उन्होंने उन सबको अभी पेंडिंग में रखा हुआ है क्योंकि वो फेस मैनर में वीज़ा स्टैंपिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया, जिन बच्चों ने 15 मई से पहले अपने जो भी वीज़ाज़ अप्लाई किए थे उनका उन्होंने रिज़ल्ट है 5 अगस्त या 5 अगस्त से पहले सबके उन्होंने डिसीजन देने हैं। स्पेशली क्यूबिक के बारे में डिस्कशन हुई है, उसको भी इस वेबिनार के अंदर क्लियर किया है। इस वेबिनार के अंदर उन्होंने एक और चीज़ बहुत अच्छी तरह क्लियर की है कि जो कनेडियन बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी है तो उसके पास फुल राइट है, इवन अगर आपका वीज़ा
आपके पास वैलिड है, अभी रिसेंटली लेकर गए हैं, तब भी आपको वहाँ की जो बॉर्डर एजेंसी है आपको डिपोर्ट कर सकती है अगर आप उनको सेटिस्फाई नहीं करवाते, अगर वो कोई क्वेश्चन पूछते हैं जहाँ आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगते हैं। तो जब भी आपने कनाडा में ट्रैवल करना है अपनी जीसी की, मैं बार बार उसको इसमें एम्फेसाइज करता हूँ, साथ में आपके जितने भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट है, आपका मेडिकल है, आपका IELTS है, व्हाट्सएवर आपने प्रॉपर साथ में कैरी करके जाना है। इफ़ दे विल आस्क अबाउट, आपके कॉलेज के बारे में पूछ ले, आपके ट्रैवलिंग प्लान के बारे में पूछ ले, क्वारंटीन के बारे में व्हाट्सएवर पूछ ले, तो उसको आपके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए, वहाँ जाकर रहना कहाँ है, क्या चल रहा है। अगर इसके बारे में नहीं पता होगा तो वहाँ से आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रही है। अभी इस वेबिनार के अंदर एक बहुत बढ़िया डिस्कशन हुई है कि सर मैंने पीटी के साथ अपना वीज़ा अप्लाई करवाना है, या एडमिशन अप्लाई करना है, या टोफल के साथ अप्लाई करना है। उन्होंने इस वेबिनार के अंदर ये भी क्लियर कर लिया, जो बच्चों ने पीटी या टोफल व्हाट्सएवर किया है तो वो भी अपना एडमिशन वहाँ की नॉन एसडीएस कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में डाल सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, बट उनकी फ़ाइल वो नॉन एसडीएस कैटेगरी के थ्रू कंसिडर करेंगे। और इस वेबिनार के अंदर ये भी क्लियर कर दिया है कि जो बच्चे 31/12/2021 तक आइदर ऑनशोर और ऑफशोर, जहाँ कनाडा के अंदर, जहाँ इंडिया के अंदर, या किसी भी कंट्री के अंदर ऑनलाइन स्टडी लेते हैं, तो वो बच्चे पोस्ट स्टडी परमिट के लिए एलिजिबल हैं इस वेबिनार के अंदर, और ये भी क्लियर कर दिया है। लेकिन जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं ये कहूँ कि आपने ऑनलाइन क्लासेस अवॉइड करनी है जब तक आपका वीज़ा नहीं आ जाता, चाहे वो आपको अभी आने वाले टाइम में AIP दे या व्हाट्सएवर है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स सफ़र हुए हैं। AIP के बाद भी एक साल ऑनलाइन स्टडी के बाद भी उनको रिफ्यूज़ल फेस करनी पड़ी है, उन्होंने अपनी पैसे भी वेस्ट किए और टाइम भी वेस्ट किया। इसलिए ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि ऑनलाइन क्लासेस आपने अवॉइड करनी है अगर आप आउटसाइड कनाडा से कर रहे हैं। तो ये सारे के सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की हैं। और इसके अलावा कोई और आपका कोई पॉइंट हो ट्रैवलिंग के बारे में, ट्रैवलिंग के बारे में उन्होंने ये बता दिया है कि अभी भी कनाडा के अंदर जो डायरेक्ट फ़्लाइट हैं 21 जुलाई तक बंद है, तो कोई भी ट्रैवल नहीं कर सकता, लेकिन लोग थर्ड कंट्री के थ्रू वहाँ पर ट्रैवलिंग कर रहे हैं। तो इसमें स्पाउस वीज़ा के बारे में भी क्लियर कर दिया, ओपन वर्क परमिट, जब स्पाउस वीज़ा अगर आपका आया हुआ है तो आप कनाडा में ट्रैवलिंग नहीं कर सकते जब तक आपके पास वहाँ का कोई जॉब ऑफर लेटर ना हो। तो अभी एसेंशियल ट्रैवलिंग ही अलाउ है। अभी फैमिली ट्रैवलिंग के बारे में भी उन्होंने क्लियर कर दिया है। स्टूडेंट है, अगर उसके फादर या मदर ने उसके साथ कोई टूरिज़्म के लिए ऑलरेडी वीज़ा है, ट्रैवल करना, तो वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपका बच्चा माइनर ना हो, 18 साल से कम ना हो। जहाँ उन्होंने ये कह दिया कि अगर आपका बच्चा डिसेबल है तब आप अपने बच्चों के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत अच्छा वेबिनार रहा है। वेबिनार के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बार बार अवॉइड करता था कि वेब फॉर्म के ऊपर अननेसेसरी चीज़ें मत भेजी जाओ, सब चीज़ें आप अपडेट करते रहते। आपका कंसल्टेंट कहता है ओके इसको वेब फॉर्म के ऊपर अपडेट कर दो। जो चीज़ें आप वेब फॉर्म के ऊपर अपलोड करते रहेंगे, बताते रहेंगे, उतना ही आपका केस डिले होता रहेगा। वेब फॉर्म के ऊपर कोई भी चीज़ अननेसेसरी आपने अपलोड नहीं करनी है, ये भी उन्होंने इस वेबिनार के अंदर क्लियर किया है। तो क्यूबिक वाले स्टूडेंट्स के डिसीजन आएंगे 5 अगस्त से पहले सारे के सारे उन्होंने क्यूबिक के स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स देने हैं। और सफिशिएंट टाइम बिफोर उन्होंने ये भी बता दिया कि जिन बच्चों के वीज़ाज़ आ चुके हैं, अगर कनाडा में ट्रैवल करना है, वो 4 वीक से पहले ट्रैवल नहीं कर सकते फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ, जब उनकी क्लासेस स्टार्ट होनी है। ऑनलाइन वाले बच्चे कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं जब ये रिस्ट्रिक्शन हट जाती है थर्ड कंट्री के थ्रू, बट उनके पास ऑनलाइन का सारा एविडेंस होना चाहिए कि मेरे पास ये चीज़ें हैं। ये वेबिनार का मैंने पूरे का पूरा सेव करके अपने सिस्टम के ऊपर रखा है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो रिफ्यूज़ल केसेस हैं जब होते हैं तो उसके ऊपर हम ये चीज़ें उनको ज़रूर रिफ्लेक्ट करेंगे कि आप वेबिनार में तो इस वे से हमें समझाते हैं, तो बट रिफ्यूज़ल आप इस वे से करते हैं, ताकि सामने वाले को समझ लग जाए कि हमें प्रॉपर हर एक प्रोफाइल को स्क्रूटनाइज़ करना चाहिए।
तो रिफ्यूज़ल्स भी बहुत देखने को मिली हैं। रिफ्यूज़ल वाले बच्चों को मैं रिकमेंड कर देता हूँ एक बारी हमारा भी ओपिनियन लें, लेकिन जैन वाले इनटेक में ही अप्लाई करना है। जैन से पहले करेंगे फिर रिफ्यूज़ल आपको देखने को मिलेगी। क्रॉन इमिग्रेशन के पास वहाँ की कम से कम 100 से ज़्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं जहाँ जिनको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपकी डेस्टिनेशन कनाडा है, हायर स्टडी की है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। क्रॉन इमिग्रेशन आपको बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती है। इवन अगर आपने अभी आने वाले टाइम में अपना टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, पेरेंट्स का या सुपर वीज़ा अप्लाई करना है, जहाँ अपने स्पाउस का ओपन वर्क परमिट अप्लाई करना है, तो उसमें भी क्रॉन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। हमारे पास कॉम्पिटेंट स्टाफ है और अच्छा एक्सपीरियंस है कनाडा की हर एक वीज़ा कैटेगरी जिनको हम डील करते हैं। तो एक केस स्टडी के बारे में भी डिस्कस करूंगा। ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग केस स्टडी आया है। ये सारी फीचर सिर्फ क्रॉन इमिग्रेशन के पास ही मिल सकती हैं। ऐसे फीचर आपको सिर्फ उनके पास नहीं मिलेंगी जो सिर्फ कनाडा ही कनाडा करते रहते हैं। ये बच्चा 6 बार कनाडा से रिफ्यूज़ड है और 6 बार रिफ्यूज़ड है और 2001 का बॉर्न है और 2017 में इसने 10th की है। इसका जो CGPA 7.2 है और 12th इसने कॉमर्स स्ट्रीम से की है 2019 में। उसमें इसके 56.4% है और 6 बार रिफ्यूज़ बार बार डाल रहा है केस। और इसके IELTS की ओवरऑल 6 है, एक मॉड्यूल में 5.5 है। तो अगर ये मेरे पास भी केस आता तो मैं इस बच्चे को ज़रूर ये बताता कि आपका टोटली रिस्की केस है। क्यों? एक तो इसके जो SDSS स्ट्रीम के अंदर आता नहीं है, एक मॉड्यूल में 5.5 है और इसके जो कॉमर्स में जो इसने +2 किया उसमें 56 नंबर है। उनके जो कोर सब्जेक्ट थे बिजनेस अकाउंटिंग, उसमें इसके किसी के 40 नंबर हैं, किसी के 40। ये बिल्कुल रिस्की केस था। फिर भी बच्चा अटैम्प्ट करता रहा, एजेंट बदलता रहा, कभी उसको कभी उसके। उसके बाद इसको इसके एजेंट ने बताया कि सिंगापुर भेज देते हैं, कि सिंगापुर में बहुत अच्छी है, तो सिंगापुर से आप पाथवे लेकर कनाडा पहुँच जाएंगे। तो क्या कनेडियन गवर्नमेंट के पास या कनेडियन IRCC के पास इसका डाटा नहीं है जब वो सिंगापुर से भी वीज़ा अप्लाई करेगा? मतलब अपने फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए इसकी ऐसी तैसी फेरते आ रहे हैं स्टूडेंट्स की। गलती से कहीं मेरी वीडियो देख ली, हम वीडियो को प्रमोट तो नहीं करते, ऑर्गेनिक है सारी की सारी। तो देखने के बाद मेरे पास आया कि सर ऑप्शन बताएं। तो मैंने इसको बताया कि कनाडा को तो अभी भूल जाओ फॉर द टाइम बिंग, मैं आपको अच्छे से अच्छे ऑप्शंस दे सकता हूँ। देखिए कौन कौन सी कंट्री के ऑप्शंस दिए हैं। डेनमार्क का मैंने ऑप्शंस दिया है इस प्रोफाइल को। डेनमार्क आप देख लीजिए कनाडा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री है। फ्रांस का ऑप्शन दिया है बच्चे ने, ये देख लिए A1 भी फ्रेंच के साथ किया हुआ है। फ्रांस का भी ऑप्शन दिया है, वहाँ पे भी मेजोरिटी ऑफ चांसेस है ही विल गेट द वीज़ा। फिनलैंड का ऑप्शन दिया है इस बच्चे को, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है देन कनाडा। तो बाकी स्लोवेनिया, लाटविया तो सब बच्चे को देते हैं। ऐसी प्रोफाइल को हम ऐसे ऑप्शन दे सकते हैं क्योंकि क्रॉन इमिग्रेशन के पास 100 ऑप्शंस हैं। यही नहीं है कि कनाडा से रिफ्यूज़ हो गया, 5 बारी भी रिफ्यूज़ है तो उसको हम सिंगापुर भेज देंगे या साइप्रस या यूक्रेन भेज देंगे कि चलो वहाँ भेज दो, या फिर बाद में थोड़ा बहुत जिसको होगा वो कहेगा चलो माल्टा भेज दो। इसके पास कनाडा से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रियों में हम इस प्रोफाइल को भेज सकते हैं। यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ चांसेस है आफ्टर 5 रिफ्यूज़ल के बाद कि इसको वीज़ा मिल जाए। तो यही स्पेशलाइजेशन क्रॉन इमिग्रेशन के पास है कि इन केस आपका वीज़ा किसी कंट्री का भी रिफ्यूज़ होता है तो हम वी कैन प्रोवाइड 100 कंट्रीज़ का ऑप्शंस आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कि दीज आर द बेस्ट ऑप्शंस फॉर विद क्रॉन इमिग्रेशन। तो अगर आपने कोई भी वीज़ा किसी भी टाइप का कोई रिफ्यूज़ल है तो एक बार हमारा ओपिनियन जरूर लें। इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली मैं अपने चैनल के ऊपर डालता रहता हूं। अगर आप इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो आप इमीडिएटली क्रॉन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर पुश करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।